दोस्तों जरा 2023 में इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की सेल्स का एक ग्राफ देखिए। 31 मार्केट शेयर के साथ ला इलेक्ट्रिक भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक टू व्हीलर कंपनी है। फिर टीवीएस दूसरे, बजाज चौथे और रो ग्रुप 7वें पोजीशन पर आता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो अभी 2 साल पहले ही अपना पहला स्कूटर मार्केट में लेकर आया था। तो फिर दुनिया जिस रो संगीत में थी या फिर एक्सपीरियंस R&D प्रोडक्शन लाइन या आफ्टर सेल सर्विस में, वो ओला से पीछे हैं। अभी कुछ दिन पहले तक जिस ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल अपने ओला कैब्स के डाउनफॉल और स्कूटर्स में लगती आग की वजह से बर्बादी की कगार पर थे, वह आज इंडिया की टेस्ला बनने की बात करने लगे हैं। नेपाल, इटली और यूरोपियन कंट्रीज में उनका एक्सपोर्ट का प्लान है। और कॉन्फिडेंस का लेवल देखिए। कृत्रिम एआई नाम के एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है जो चैट जीपीटी को भी टक्कर देने वाली है। लेकिन इन सब के लिए जरूरत है बहुत सारे पैसों की, और बस यही ओला के पास नहीं है, जिसके लिए जल्द ही ओला अपना आईपीओ लेकर आने वाली है। लेकिन ऊपर से सब कुछ अच्छा दिखने के पीछे की सच्चाई क्या है, आज की वीडियो में हम इसी का उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। दरअसल ला की कहानी बहुत पुरानी नहीं है। ला कंपनी के फाउंडर भाविश अग्रवाल साल 1985 में पंजाब के लुधियाना में पैदा हुए थे। पढ़ाई में अच्छे थे, इसलिए आईआईटी मुंबई में उन्हें पढ़ने का मौका मिला और साल 2008 में कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट में उनकी जॉब लग गई। लेकिन भाविश बचपन से ही काफी एम्बिशियस थे। वह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना चाहते थे, जिसकी वजह से 2 साल बाद ही उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की नौकरी छोड़ दी और टूर्स एंड ट्रेवल्स की एक छोटी सी कंपनी शुरू किए। यह फैसला काफी चौंकाने वाला था, लेकिन ऐसे ही फैसले भाविश जैसे लोगों को एक आम बिजनेसमैन से अलग बनाते हैं। उनकी भागदौड़ काफी बढ़ गई और उसी दौरान एक घटना ने उनकी जिंदगी का रुख बदल दिया। दरअसल वो अपने दोस्तों के साथ वीकेंड्स में बैंगलोर से बांधी आपू जा रहे थे और रास्ते में किराए को लेकर ड्राइवर से कुछ कहासुनी हुई और उसने आगे जाने से ही मना कर दिया। भाविश इस घटना को दिल से ले लिए और वापस आकर जब रिसर्च करना शुरू किए तो उन्हें रियल लोगों की प्रॉब्लम है और एक क्वालिटी कैब सर्विस की शुरुआत इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। फिर भाविश अपना आइडिया लेकर दोस्तों के पास गए, अपनी फैमिली में भी डिस्कस किए, लेकिन ज्यादातर लोगों का रिस्पांस यही था कि आईआईटी हो, कुछ बड़ा सोचो। लेकिन उनके एक दोस्त अंकित भाटी को उनका आइडिया पसंद आया और फिर दोनों मिलकर साल 2010 में अपनी सेविंग्स के पैसों से ओला ट्रिप का नाम से एक वेबसाइट लॉन्च किए जो मुंबई के लोगों का आउट स्टेशन ट्रिप्स के लिए बुकिंग करता था। लेकिन लार्ज स्केल पर कैब सर्विस को शुरू करने के लिए जरूरत थी पैसों की, और इसलिए वह अपने बिजनेस प्लान के साथ इन्वेस्टर्स की तलाश में लग गए। अब देखा जाए तो इया में दम तो था ही, और अगर आईआईटी का नाम भी साथ में जुड़ जाए तो सक्सेस लगभग पक्की ही मानी जाती है। शार्क टैंक के अनुपम मित्तल और स्नैपडील के कुणाल बहल से उन्हें शुरुआती फंडिंग हासिल हुई और देखते ही देखते टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स पार्टनर्स और सॉफ्ट बैंक जैसे बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट तो उन्हें फंड देने को तैयार हो गए। और फिर पैसों का बंदोबस्त होते ही उन्होंने ला ऐप को लॉन्च कर दिया। रिस्पांस इतना जबरदस्त था कि मानो लोग सालों से ला कैब की सर्विसेज का वेट कर रहे हो। लाखों लोग ला ऐप को डाउनलोड करके उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करने लगे। अब ला कैब्स के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए डिस्काउंट्स, सस्ती राइड्स और ड्राइवर्स को अच्छा कमीशन देकर ओला कैब ने कुछ ही महीनों में भारत के 60 पर कैब बिजनेस पर कब्जा कर लिया। भाविश अग्रवाल चारों तरफ सुर्खियों में थे और फिर बिजनेस को एक्सपेंड करते हुए उन्होंने टैक्सी फॉर शोर, राइडल और फूड डिलीवरी चैन फूड पांडा के साथ ही कई और कंपनीज को भी एक्वायर करना शुरू कर दिया। आज ओला कैब इंडिया के 250 से भी ज्यादा शहरों के साथ ऑस्ट
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके में भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। लेकिन कहानी अभी अधूरी है दोस्तों। दौर आया पेंडम का जब टैक्सीज के पहिए थम गए और कर्ज के पैसों से जो बिलियन डॉलर कंपनी खड़ी हुई थी वो हिलने लगी। हजारों लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया और सारे नए एक्विजिशंस फ्लॉप हो गए। यहाँ तक कि ओला कैब का रेवेन्यू एक समय 95 पर तक गिर गया। लेकिन भावेश अग्रवाल ने समझदारी का एक काम और किया था कि साल 2017 में ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के नाम से उन्होंने एक ईवी कंपनी की शुरुआत भी कर दी थी जो टाइगर ग्लोबल, मैट्रिक्स इंडिया, सॉफ्ट बैंक और रतन टाटा सर की फंडिंग से साल 2019 में एक यूनिकॉर्न बन चुकी थी। यानी इसका भी वैल्यूएशन बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया था। ओला कैब के लड़खड़ाने से भावेश ने एम्स्टर्डम की एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कंपनी टर्क को एक्वायर कर लिया और अपना फोकस सर्विसेज से हटाकर ईवी सेगमेंट की तरफ कर दिया। और जब साल 2020 में तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ कृष्णागिरी में उनके फैक्ट्री बनाने की जगह फाइनल हुई, तभी भावेश अग्रवाल ने अनाउंस कर दिया कि 21 में वह अपना इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर देंगे। समय काफी कम था। एक तरफ जहां टू व्हीलर फैक्ट्री बनाने का काम चल रहा था, वहीं ला इलेक्ट्रिक की पूरी टीम भावेश के कमिटमेंट को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही थी। साथ ही जब मार्केट की डिमांड को समझने के लिए ला ऐप के जरिए स्कूटर्स की प्री बुकिंग शुरू की गई तो सबके पैरों तले जम न खिसक गई, क्योंकि 5 लाख से भी ज्यादा बुकिंग मिल गई और इतने कम समय में इतनी गाड़ियों का प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन अपने वादे को पूरा करने के लिए दिसंबर 21 में ला इलेक्ट्रिक ने ऑल एक और ऑल एक प्रो मॉडल्स की डिलीवरी शुरू कर दी। हालांकि उनमें कुछ ऐसे फीचर्स मिसिंग थे जिसका प्रॉमिस उन्होंने लॉन्च से पहले किया था। मार्केट में आते ही उनके स्कूटर्स की काफी शिकायतें मिलने लगी, कभी फ्रंट सस्पेंशन के टूटने की तो कभी स्कूटर्स में आग लगने की घटना सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। आफ्टर सेल सर्विस से भी लोग निराश दिखे, लेकिन ओला इलेक्ट्रिक फॉरन एक्शन में आ गई। काफी स्कूटर्स को रिकॉल किया गया, सर्विस नेटवर्क को मजबूत करने पर भी काम किया गया और कस्टमर फीडबैक से स्कूटर की डिजाइन और सस्पेंशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी दूर कर दिया गया। और आज की डेट में सिचुएशन पहले से काफी बेहतर है। प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है और साथ ही कुछ नए मॉडल्स भी लॉन्च हुए हैं। इसके अलावा इजराइल की एक बैटरी टेक्नोलॉजी कंपनी स्टोर डॉट के साथ XFC बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हुआ है और ओला बेंगलोर में दुनिया का सबसे बड़ा से R&D सेंटर भी बनाने वाला है। तो दोस्तों, यह थी ला कंपनी की शुरुआत से लेकर अभी तक की जर्नी, जो आपको काफी रोमांचक लगी होगी। लेकिन हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि AA2 भी ईवी सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए कंपनीज को PLI और कस्टमर्स को कई तरह की सब्सिडी दे रही है। लेकिन जो पुरानी दिग्गज कंपनीज हैं उनका पूरा सेटअप आई इंजन वाली पेट्रोल बाइक्स का है। हालांकि उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और डीलर नेटवर्क ला से कहीं ज्यादा बेहतर और स्टेबल है। यहां तक कि उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम ने कई वर्ल्ड क्लास टू व्हीलर्स को डिजाइन किया है जो इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर की मार्केट में पसंद की जाती हैं। और सबसे बड़ी बात, वह कंपनीज प्रॉफिटेबल है, जबकि ओला इलेक्ट्रिक को साल 2022 में लगभग 8,000 करोड़ और 2023 में लगभग 15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। बाकी ओला कैब भी तगड़ नुकसान में है। ला के फाउंडर भावेश अग्रवाल ने जल्दबाजी में कई सेक्टर्स में एंटर करने की कोशिश की, कई कंपनीज का एक्विजिशन किया, लेकिन उनके ज्यादातर बिजनेसेस सफल नहीं हुए। हैवी वर्क प्रेशर और अनरियलिस्टिक टाइमलाइन की वजह से उनके एम्प्लॉयज ला छोड़कर जा रहे हैं। यहाँ तक कि ला के कोफाउंडर अंकित भाटी भी ला छोड़ चुके हैं। और अगर रो बजाज और TVS की बात करें तो उनके पास दशकों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने सिर्फ सक्सेस का ही मजा नहीं लिया है बल्कि कंपनी को डूबते हुए भी देखा है। इसलिए यह कंपनीज कुछ भी नया करने
से पहले अपने पास्ट के लर्निंग्स और फ्यूचर के चैलेंज का बारीकी से स्टडी करती है। ला इलेक्ट्रिक ने जब आधे अधूरे फीचर्स के साथ ओल 1 और ओल 1 प्रो मॉडल्स को लॉन्च किया तो लोगों को काफी दिक्कतें आई, तब का भी उन्होंने खूब फायदा उठाया। साथ ही पेट्रोल की बढ़ती कीमत, पहले से बेहतर इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी और फेम स्कीम के तहत 40 पर की मिलने वाली सब्सिडी ने इसे आम लोगों के लिए अफोर्डेबल ऑप्शन बना दिया। इसके अलावा इसके हाईटेक फीचर्स ने भी यूथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। लेकिन सवाल अब यह उठता है कि ला कब तक इन सब का फायदा उठाकर टॉप पर रह सकती है। इसको समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सेगमेंट के चैलेंज को जानना होगा। दोस्तों, आज अगर भारत के कुल 2 व्हीलर्स में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का हिस्सा देखा जाए तो वह सिर्फ 4.9 पर है, और अगर 4 व्हीलर्स की बात की जाए तो वह 2 पर खत्म कर देगी। और इसके अलावा अगर ला के फ्यूचर फैक्ट्री की बात करें, जहां स्कूटर्स का प्रोडक्शन होता है, तो उसकी कैपेसिटी अभी 10 लाख यूनिट पर ईयर है, जो अगले साल तक 20 लाख होने की उम्मीद है और फ्यूचर में इसे 1 करोड़ यूनिट पर ईयर तक ले जाने का प्लान है। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में हर साल मैक्सिमम 60 लाख स्कूटर्स ही बेचे जाते हैं, और अगर उनमें से 50 पर स्कूटर्स भी ईवी के बिकने लगे तो भी सिर्फ 30 लाख स्कूटर्स की ही जरूरत है। बाकी इसके अलावा जरूरत है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो काफी तेजी से क्रीज कर रहा है।